नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एल क्लासेस के अपने परिवार में। दोस्तों, एसएससी जीडी के मैथ के और रीजनिंग के जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें आज ये हमारा 5वां पेपर है। इसका रीजनिंग का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके। आज हम बात करेंगे इसके मैथ की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा ये था कि एक संख्या पी में 99 का p% जोड़ने पर, देखना इसको, एक संख्या थी 99, इसमें अच्छा संख्या आपको दी हुई नहीं है, एक संख्या थी p, उसमें 99 का p% अगर जोड़ा जाए तो जो मिलेगा वो 99 में p का 99% ये जोड़ा जाए इसके योग के बराबर होगा। ये दो चीज आपसे कही थी। अब देखो क्या किया जाए। एक बात बताओ, ये बराबर जो है वो कब हो सकती है? ये बराबर तब हो सकती है जब इस p की जगह तो 99 आ जाए और इस p की जगह भी 99 आ जाए। ठीक है भाई, देखो इसमें p प्लस, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं 99 गुणा p बटे में 100 बराबर 99 प्लस p गुणा 99 बटा 100। तो यहां भी था 100, यहां भी था। यहां p है तो इसकी जगह तो आना चाहिए था 99 और यहां p है तो इसकी जगह भी 99, यानी p का जो मान है वो 99 होना चाहिए था, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये बराबर हो जाए। तो अब आपसे क्या कहा था इसने कहा था कि p प्लस 51% ऑफ 928 प्लस 72। तो भाई p यानी 99 प्लस 51% ऑफ यानी गुणा 928 और प्लस 72। तो भाई इधर क्या करें, 99 और 100 150% मतलब बटे में 100 गुणा आपका 928 और प्लस 72। काटापीटी कर लो भाई, 0 से 0, 5 दूने 10, 5 दिए 15, 2 से काटे तो 2 चौक 8, 2 6 12 और 2 चौक 8। ठीक है, इसके बाद जब इसको करें तो भाई 3 चौक 12 की 2 हासिल 1। वैसे तो 2 और 2 जो है वो इकाई का अंक 4 होना चाहिए, 4 जो है वो मेरा एक ही ऑप्शन में है। बाकी आप इन दोनों को गुणा करके और जब 72 जोड़ोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समप्राकृत संख्याओं। 3 से अभाज्य यानी जिनमें 3 का भाग नहीं जाता हो और 8 सबसे छोटी समप्राकृतिक संख्या, तो भाई वो कौन कौन सी हो सकती है? देखो 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 6 जो है वो 3 से विभाजित होती है, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12 विभाजित होती है। अच्छा, समप्राकृत तो 12 होती है 14, फिर 16, 18 में भाग जाता है 20, 22। इसने कितनी पूछी है? 8, तो 3, 3 6 और 1 7, 1 24 नहीं होगी, फिर हो जाएगी 26। इन सबको अपने को जोड़ लेना था, यानी 3 से भाग नहीं जाना चाहिए था। मैंने इसका मुद्दा ये था। अच्छा, एक हम 26 नहीं लेंगे, इसके बजाय 2 आ जाएगी भाई। 3 से भाज्य 8 सबसे छोटी समप्राकृत संख्याओं का औसत। हाँ, तो इन सबको जोड़ लो आप, सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2 और 6 8 और 4 12 और 8 20, 24 और 26 की 6 हासिल 2, 4 6 7 8 और 1 9। कितनी संख्याएं है ये? 3 3 6 और 2 8, 8 एकम 8, 8 दूने 16, यानी 12 जो है वो इनका औसत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा था कि भाई किसी दुकानदार ने 80 रुपए में 5 नोटबुक की दर से 200 नोटबुक खरीदी। अब आप समझना इसको कि भाई इसने 80 नोटबुक खरीदी और 5 के हिसाब से खरीदी, तो एक जो है वो कितने की पड़ गई? आप कहेंगे सर 16 रुपए की, और इसने 200 खरीदी है। भाई इन सबका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? 16 गुणा 200 यानी 3200 रुपए। ठीक है, इसके बाद उसमें से आधी जो है, आधी नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेच दिया और शेष नोटबुक को 100 रुपए में 5 नोटबुक की दर से बेच दिया। तो भाई आधी को तो क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी 200 में से 100 तो इसने किस मूल्य पर बेच दी? 100 तो इसने बेच दी 16 रुपए के हिसाब से, तो ये तो हो गया 1600 रुपए प्लस। अच्छा, ये जो शेष 100 है इनको 100 रुपए में 5 यानी 100 रुपए की 5 के हिसाब से बेच दिया, तो 20 रुपए की एक पड़ गई।
यानी कि यहां अगर मैं देखूं तो भाई 100 जो है वो 20 रुपए की एक के हिसाब से बेच दी, तो ये 1600 और ये 2000, तो ये हो गया आपका 3600। यानी इसने खरीदी थी 3200 में, बेच दी 3600 में, तो इसको फायदा कितने का हुआ? इसको जो फायदा हुआ वो हुआ 400 का, और वो हुआ कितने पर? 3200 पर। गुणा कर लो आप किससे? 100 से, 00 से 00, 4 8 32, 1/8 जो होता है वो आप इसमें चाहे भाग देकर देख लो, 12.5% होता है। 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 12.5% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक व्यापारी ने 5400 रुपए में एक कूलर खरीदा, 25% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। देखो, जब कभी डिस्काउंट भी दे दे, आपको ऐसा सवाल आ जाए ना कि इतने % डिस्काउंट देने के बाद इतने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे इस केस में? ऐसे केस में सीपी और एमपी इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसमें से आप जो है वो 100 माइनस % डिस्काउंट, और इसमें से जो है वो 100 माइनस 100 प्लस % प्रॉफिट कर दो आपका काम जो है वो हो जाएगा। देखो कैसे कि भाई 100 में से जब आपने % डिस्काउंट कितना है 25%, 25 घटा दो, और उसे 25% के प्रॉफिट पर, तो भाई इसको 100 प्लस 25 कर दो आप, ये हो जाएगा आपका 75 और 125, 25 दिया 75, 25 पंजे 125। यानी इसका सीपी और एमपी का जो रेशो आएगा वो आएगा 3:5। 5400 रुपए में एक कूलर खरीदा था, यानी इसके लिए क्रय मूल्य जो था वो इसका 5400 था, और 3 का भाग दे लो इसमें, ये वैल्यू हो गई 3 की, आपसे 5 की वैल्यू पूछी थी, 3 एकम 3, 3 8 24, 18 पंजे 90, 9000 रुपए जो है वो हमारा क्या आ गया? वो आ गया हमारा अंकित मूल्य। आगे चलते हैं। ए और बी दिया हुआ है आपको 9:7 में, इसमें सिंपली आपको मान रखना था, देखो एसएससी जीडी का है ये पेपर, लेकिन बहुत अच्छा पेपर है, बहुत प्यारा पेपर है। आप लोगों की जिनकी ये गलतफहमी है ना कि एसएससी जीडी में इजी आता है, तो वो सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो इस पेपर से दूर हो जाएगी आप। इसलिए आप ये पेपर जो है वो देते रहिए, इनसे आपका हौसला बढ़ेगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। मतलब एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो आपको ऐसा एकदम फेमिलियर सा माहौल रहेगा। तो ए और बी जो है वो 9:7 है, तो भाई 11 ए माइनस 9 बी, और इधर था 2a प्लस 3b। 11a मतलब 11 को गुणा कर दीजिए आप 9 से, माइनस 9 इंटू 7, और इधर आ जाएगा 2 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 7। अब क्या करें हम लोग? अब जो है 11 नाम 99, माइनस 9 7 63, इधर आ जाएगा 18 और प्लस 7 21, काटापीटी कर लो भाई, 6 3 तो इधर आ गया, 8 और 1 9, 3 39 इधर आ गया, 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 12:13 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि फटाफट से जो है आपका ज्यादा टाइम खपत नहीं हो, और इसमें जो मेन चीजें हैं, जिस तरीके से सवाल आपका इजी हो सकता है परीक्षा में, अगर ये कर लिए तो आप यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी मतलब किसी भी, उसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक आदमी ने 20,850 में एक रेडियो और एक टीवी सेट बेचा। एक आदमी है, उसने क्या किया, एक तो रेडियो और एक टीवी ये बेचा है इसने 20,850 में। उसके बाद जब उसने बेचा तो रेडियो पर तो हुआ 20% प्रॉफिट, रेडियो जो है उस पर तो इसको हुआ 20% का प्रॉफिट, और टीवी जो है उस पर हुआ 15% का प्रॉफिट। लेकिन इसने आगे एक बात कही है कि यदि इसने दोनों वस्तुओं को 21,450 में बेचा होता, वही टीवी वही रेडियो, तो होता क्या? तो रेडियो पर तो 15% प्रॉफिट, रेडियो पर तो इसको होता 15% का प्रॉफिट, और टीवी पर होता 20% का प्रॉफिट। रेडियो और टीवी मतलब ये प्रॉफिट और ये जो रेशो है ये बदल जाता, इस पर 15% और इस पर 20%। ऐसा जब भी सवाल आ जाए, ये सवाल बहुत लेंदी है अगर देखा जाए तो, इसको इजी करने का क्या तरीका हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि जिसमें दो आइटम दिए हुए हों आपको, और दोनों किसी ना किसी मूल्य पर बेचे जा रहे हों, और जब इनको आपस में बदल दिया जाए, या मान लो यहां 10% कर देता, यहाँ 20% कर देता, दो प्रकार के क्रय मूल्य हो, तो इसका एकमात्र तरीका तो यह है कि आप दोनों को समीकरण बनाइए कि भाई रेडियो जो है वो पहले मान लीजिए 100 रुपए का था,
रेडियो का मूल्य जो था वो पहले मान लीजिए x रुपए था, इसके बाद में इस पर 20% का प्रॉफिट होगा। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो ये 100 की वैल्यू है, 120 की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 6 12, यानी 6x/5। तो भाई यहां आ जाएगा आपका 6x/5। और ऐसे ही अगर इसको मैं y मान लेता, इसको 15% यानी y/100 इंटू 115, और जब इन दोनों को जोड़े तो ये आ जाना चाहिए था। तो एक समीकरण तो इससे ये बनेगी, दूसरे से भी इसी तरीके की समीकरण बनेगी। एक तरीका तो था ये आपका ही, दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो मैं बता देता हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजी था, कि आप जो है वो ऑप्शन से करो इस सवाल। इसने क्या पूछा आपसे, इसने पूछा टीवी सेट का क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा। तो भाई एक बात बताओ, दोनों को जब बेचा ही 20,850 में है, दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 20,000 से कम ही होगा क्रय मूल्य दोनों का जो होगा, दोनों का मिला के, क्योंकि दोनों पर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट तब होता है जब जितने में आपने चीज खरीदी उससे ज्यादा में आप इसको बेचो। तो 24,000 इसका आंसर नहीं हो सकता, 20,000 इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर हो सकता था 18,000 और 15,000। 20,000 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये काफी नजदीक है। अगर हम 20,000 भी माने इनका क्रय मूल्य और इनका मिनिमम 15% तो हो ही रहा है, तो इसका 15% भी 3,000 होता है, वो भी 850 नहीं आता। ऐसे अगर आप 18,000 देखो तो आप ये देखो कि दोनों पे 15% तो होगा ही ना। तो अगर दोनों पे अगर 15% देखा जाए, 18,000 का 15% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10% होगा इसका 18, इसका जो 10% होगा वो होगा 1800, ठीक है। तो और 5% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 900, तो 1800 प्लस 900 2700, यानी कम से कम जो है वो 2700 रुपए जो है वो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, यानी 18,000 ये लगभग इसके नजदीक आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे करें इसको। देखो आप तो ये बताओ कि भाई 20,850 में दोनों बिकने चाहिए थे। मैंने मान लिया टीवी जो थी वो 18,000 की थी, और जो ये रेडियो है भाई ये कितने का होगा, तो दोनों मिलाकर जो है, दोनों का जो एसपी आना चाहिए था वो आना चाहिए था 30,000, 20,850। आप बताओ 18,000 रुपए है, और अगर 18,000 की टीवी पे 15% का प्रॉफिट हुआ तो 15% 2700 हो गया, 2700, ठीक है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये 7 और 8 और 2 10 0 1, यानी 20,700 की तो ये अकेली हो गई। तो क्या एसिड रेडियो का ऐसा कौन सा मूल्य था जिस पर 150 रुपए आप जिसको मतलब 20% प्रॉफिट लाने के बाद भी 150 रुपए होता। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, मेरा आंसर 15,000 ही होगा। मैं चेक करके बता देता हूं अब, क्योंकि यहां से मुझे पता चल गया भाई ये अकेला ही 20,700 ले जाएगा, जबकि 20,850 की तो पूरी चीज थी। एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि रेडियो टीवी जो है वो 15,000 का है। टीवी अगर 15,000 का है तो पहली बार में टीवी पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 15% का। तो भाई इसका 15% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2250। तो 2250 अगर ये हो गया तो 15 और 2 17, 17,250 तो इसने अकेले ने कवर कर लिए, जबकि कुल मिलाकर होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 20,850। अब आप मुझे बताओ कि जब इसको देखो तो वो कितना होगा। अगर इसको देखा जाए रेडियो को, तो भाई रेडियो 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं 17,250 में से, तो ये आ जाएगा 20,850 माइनस 17,250, 0 0 है, 7 और 3 10, यानी 3600 रुपए जो है वो ये आना चाहिए था टोटल। जबकि 3600 तो तब आया है जब इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप मुझे बताओ इसका सीपी जो है वो कितना होना चाहिए था। तो भाई सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3600, वैल्यू है 120 की, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 00 से ये 10 से 10 बढ़ती है 36, यानी ये 3,000 की चीज होनी चाहिए थी। यानी ये 3,000 का होना चाहिए था, ये 15,000 का होना चाहिए था, तब ऐसा पॉसिबल था। जब देखो 3,000 की चीज 3600 में बिकती, 3600 और ये दोनों मिलके जो है वो 20,850 हो जाते। ये तो हुई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं कि क्या वो भी सेटिस्फाइड कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि यदि रेडियो को 15% लाभ पर, अगर रेडियो पे 15% का प्रॉफिट होता तो भाई 15% का प्रॉफिट 15 या 45, 450, और टीवी सेट पर 20% का, टीवी सेट पर 20% तो 15 दूनी 3,000, 3,000 ये हो जाता, यानी कुल मिलाकर प्रॉफिट हो जाता 3,450 का।
और दोनों चीजें थी 18,000 की, तो 18,000 और जोड़ देते इसमें, तो दोनों मिलाकर जो बिकती वो 18 और 3 21,450 में बिकनी चाहिए थी, और वही मेरा आंसर था, 21,450 में बिक्री। ठीक है, बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। के का 200% माइनस 50 का के प्लस 2%। देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा था। के का 200% तो के गुणा 200, परसेंट मतलब बटे में 100, माइनस 50 का मतलब गुणा के प्लस 2, और परसेंटेज मतलब बटे में 100 और बराबर के। तो भाई एक तो तरीका ये है, इसको इससे काट दो आप, या 100 एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे और वो उधर चला जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 200 के माइनस 50 के और प्लस 100 बराबर 100 के। ठीक है, इस 100 के को जो है वो आप इधर ले आओ, 200 के माइनस 100 के और माइनस 50 के और माइनस का 100 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो भाई 200 में से ये 100 और 50 150 हो गया, तो 150 के जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50 के बराबर 100, तो के बराबर यहां से आ जाएगा आपका 2, और इसने आपको के का मान ही पूछा था, 2 आ गया। आगे चलो। एक निश्चित समय में 3 महिलाएं जितना काम कर सकती है उतना ही काम 2 पुरुष कर सकते हैं, यानी 3 महिलाएं बराबर है 2 पुरुषों के, इतना काम कर रहे हैं, यानी 3 महिलाएं जितना काम कर रही है उतना ही काम 2 पुरुष कर रहे हैं। तो भाई यहां से इनकी स्पीड का रेशो आ जाएगा, महिला और पुरुष की स्पीड का रेशो आ जाएगा 2:3। इसको करने के कई तरीके हैं इस सवाल को, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको इसका जो मुझे ठीक लगता है इजी तरीका उससे बता देता हूं। तो 10 पुरुष, आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई जब 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर हैं तो 10 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर होंगे, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 महिला, ये स्पीड आ गई। अब ये कह रहा था 10 पुरुष और 6 महिलाएं अगर काम को करें, ये लोग 5 दिन में, भाई मैं M1 D1 लगा देता हूं इसमें, यानी मेरा सवाल ये हो गया 10 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो आपको ये बताना था कि भाई 4 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर देंगे। काम यही है, यानी वर्क दोनों कंडीशन में जो था वो बराबर था। अब हो जाएगा अपना काम। 10 पुरुष, एक पुरुष की स्पीड जो है वो आपकी 3 थी, तो 10 पुरुषों की 30 हो जाएगी। एक महिला की स्पीड 2 थी, तो 6 महिलाओं की 12 हो जाएगी। इसको गुणा कर दीजिए आप 5 से। ऐसे ही 4 पुरुष जो हैं, एक पुरुष की स्पीड आपकी 3 है, तो 4 पुरुषों की 12 हो जाएगी, 9 महिलाओं की 18 हो जाएगी, और D2 आपको पता करना था। 30 और 12, 42 गुणा 5 बराबर, देखो ये 12 और 18 क्या 30 हो गया क्या, गुणा D2, 5 से काट लो, 5 संग 30, 6 सत्ते 42, यानी कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 7 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात। आज से 6 वर्ष पहले मैंने एज जो चैप्टर है, एज और टाइम एंड वर्क चल रहा है अभी, एज जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, और ऐसा कोई सवाल किसी एग्जाम में नहीं है जो एज से बाहर चला जाए। तो आपने अगर एज वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा पहले। 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो था वो 17:13 था, ए और बी, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:4 है। ठीक है, अब से 4 साल बाद आपको ये बताना था कि उनकी एज का रेशो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, डबल रेशो वाला जो अपना तरीका है वो ये कहता है कि भाई पहला अनुपात जो है आप ऊपर लिखिए, दूसरा अनुपात जो है उसको नीचे लिखिए। अच्छा, ये अनुपात कितने साल बाद आया, तो आप कहेंगे साहब 6 साल बाद आया। अब क्या करें, ये तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि भाई 5 को 6 से गुणा कर दो, ये 30 आ गया, 4 को 6 से गुणा कर दो, ये 24 आ गया, 17 चौको 68 और 13 पंजे 65। इन दोनों का अंतर आएगा 3, इन दोनों का अंतर आया 6, यानी ये जो 6 है ये वैल्यू है 3 की, तो आप किसी भी एक की पता कर लो। जैसे मैंने एक ही पता करी तो मैंने 17 से गुणा कर दिया, 3 दूने 6, 17 दूने 34, यानी एक की जो इस समय उम्र थी वो थी 34 और इसकी थी 13 दूने 26। अब 6 और 4 10 साल का गैप पड़ गया, ये 10 साल बाद पूछ रहा है अपने से। इस समय से देखा जाए, भाई इस समय की जो उम्र है
इससे देखा जाए तो 10 साल बाद की उम्र पूछ रहा है, तो भाई 34 और 10 ये तो हो जाएगा 44, और ये 26 और 10 ये हो जाएगा 36। 4 से काट लो, 11 बार 4 नाम 36, 11:9। यही मेरा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 है। अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर एक दुकानदार 63 रुपए 60 पैसे का लाभ अर्जित करता है। उसका जो प्रतिशत लाभ है वो आपको पता करना है। देखो, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो था वो था 480। एक दुकानदार ने 18% डिस्काउंट दे दिया, इसमें 18% का डिस्काउंट दे दिया, और ये दुकानदार 63 रुपए 60 पैसे का लाभ कमा रहा है। यानी कुछ डिस्काउंट देने के बाद भी इसने 63 रुपए और 60 पैसे का जो है वो प्रॉफिट अर्जित किया। तो इसको ये बताना था कि प्रतिशत में ये प्रॉफिट कितना है। परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो भाई सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। एक बात बताओ, जब इस पर 18% का डिस्काउंट दिया तो 480 का 18% इसमें से आप कम कर लीजिए, या तो 18% कम कर लीजिए या इसका जो है वो 82% निकाल दो। तो 480 का 82% जो है वो कितना होगा भाई, 0 से 0 कट गई। इन दोनों को गुणा कर लीजिए आप, 2 से काटना मत इसको, 48 गुणा 82 करना था। 16 की 6 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 64, 73 की 3 हासिल 7, 32 और 7 ये हो जाएगा 39। यानी 393.6 रुपए इसका जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 393.60 रुपए। यह आया इसका सेलिंग प्राइस। इतने पर बेची होगी इसने, इतने पर बेची तो 63 रुपए 60 पैसे का नुकसान हुआ, तो इसका फायदा हुआ। तो भाई सीपी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 393.60। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 63.60, ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 330। यानी कॉस्ट प्राइस जो था वो था मेरा 330 रुपए। तो भाई इस 330 पे 63.60 का फायदा हुआ है। तो आपको यही बताना था कि परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा वो 63.60 का फायदा हुआ कितने पर, 330 पे गुणा कर दीजिए आप 100 से। ये पॉइंट हटाओगे बटे में 00 लग जाएगा, 3 0 से 3 0 चला गया। 3 से काट लेते हैं 11 बार, 3 से काटो 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 दूने 6। अब वैसे तो 11 जो है वो बटे में आना चाहिए था, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर ये दो ही बचते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, 11 एकम 11, ठीक है। यहां कितना बच गया 10, 102 हो गया, 11 नाम 99, 11 नाम 99 और 3 बच गया ऊपर, 19 सही 3/11%। ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता था, ये आंसर नहीं हो सकता था। तो आप लोगों की जो ये गलतफहमी है कि एसएससी जीडी है, छोटा एग्जाम है, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम में इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें, अब ये लेंथी क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो इजी है, आपको पता भी है कि होगा कैसे, लेकिन कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल था इसमें। आगे चलते हैं। एक कार 10% के लाभ पर 66,000 में बेची गई। कार का जो सेलिंग प्राइस है वो है 66,000। अच्छा, 66,000 इसको मिल रहा है तो इस पर 10% का प्रॉफिट है। यानी अगर कोई चीज 100 की होती, 10% के प्रॉफिट से मतलब है 110 में बेची जाती। यानी ये जो 66,000 है ये वैल्यू है 110 की। तो भाई अच्छा, इसने बाद में हमसे कहा है कि इसे 600 रुपए अधिक में बेचा जाता। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पहले तो क्रय मूल्य इसका पता करें आप। क्रय मूल्य हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 100 से, 0 से 0 कट गया, 11 छंग 66, तो ये आ गया 60,000। 60,000 यानी 60,000 जो आया मेरा वो आ गया क्रय मूल्य। लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6600 में बेची गई और इसे 600 रुपए और ज्यादा लेता है। एक बात बताओ, 6600 में तो पहले ही बेची गई, यानी पहले प्रॉफिट मिल रहा था 6,000 का, इसमें 600 और जोड़ दे तो अब प्रॉफिट मिलेगा 6600 का। तो भाई 6600 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, कितने पर मिलेगा, 60,000 पे। तो अगर यहां से प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट देखा जाए तो 6600 का प्रॉफिट होगा 60,000 पे। तो ये जो 6600 है ये 60,000 का कितने परसेंट है, बस यही पता करना था। गुणा कर दीजिए आप 100 से, 00 से 00 कट गई, फिर इस 00 से ये 00 कट गई और 6 से आ गया 11%। यानी इस पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 11%। आप इसी सवाल में एक चीज और कर सकते थे कि भाई ये जो है 6,000 जो है वो तो है 6600 का 10% और 1% ये हो जाएगा। आप इसको मेंटली भी कर सकते थे, मतलब इजी गोइंग कैलकुलेशन थी। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुने प्लेटफॉर्म। देखो, जब भी कोई रेलगाड़ी, ये मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, ये ट्रेन है,
ये इसमें पायलट बैठा हुआ है, ये चल रही है गाड़ी, है ना, और ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये रेलगाड़ी है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। रेलगाड़ी जब पार करेगी तो ये पार तब करेगी जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जो है वो, जैसे यहां से ये प्लेटफॉर्म था, रेलगाड़ी जब यहां से चलेगी तब तक पार नहीं होगी, रेलगाड़ी जब यहां पहुंच जाएगी तब जाके ये प्लेटफॉर्म पार होगा। तो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद को और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करती है। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी मेरी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अच्छा, 90 सेकंड में पार कर जाती है, तो टाइम भी दे रखा है आपको 90 सेकंड। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा ट्रेन की चाल जो है वो कितनी होगी। तो भाई चाल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला हमेशा के लिए बता रखा है कि आप हमेशा याद रखो एसटीडी को। एसटीडी बोले तो स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड जो है वो कितनी है, तो स्पीड आपसे पूछिए, ठीक है, कोई बात नहीं। टाइम कितना दे रखा है आपको, 90 सेकंड, और डिस्टेंस जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो 320 मीटर तो लंबी ट्रेन है, प्लस इससे 3 गुना लंबाई का प्लेटफॉर्म है। तो भाई प्लेटफॉर्म जो है वो 3 गुना लंबाई का है, तो 3 गुना 320 कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहां से स्पीड इंटू 90, ये 90 को भी उधर ले जाओ आप। ये देखो 320 एक बार तो यहां है और 3 बार यहां है। अगर यहां से मैं 320 कॉमन ले लेता तो क्या इधर 1 + 3 4 बच जाता, और बटे में 90, जीरो से आप जीरो को काट दीजिए। अच्छा, इसने ये कहा है अपने से जो स्पीड पूछी है वो किलोमीटर पर आवर में पूछी है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मीटर पर सेकंड से दो ही बातें पूछता है, या तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करवा लेता है, या किलोमीटर पर आवर देकर और आपसे मीटर पर सेकंड में चेंज करवा लेगा। और इसमें गुणा करना होगा या तो 18/5 का या 5/18 का। इसमें बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इस कंफ्यूजन को आज दूर कर देते हैं। अच्छा, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। जब आप मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो आप गुणा कर दीजिए 18/5, ठीक है। और जब आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो गुणा कर दीजिए 5/18 से। तो भाई यहां मीटर पर सेकंड था, इससे किलोमीटर पर आवर में जाना है तो गुणा कर देंगे 18/5 से। 9 दूने 18, अब 4 दूने 8, 8 दूने 16 की 6 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 बटे में 5। तो भाई 5 में 25, 5 एकम 5 और 5 दूने 10, 51.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 51.2 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल था, यदि 16,400 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 18,000 रुपए की राशि पर समान 8% ब्याज दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो है, इनका योग इतना दे रखा है आपको, क्या करोगे आप? देखो, इसने कहा 16,400 रुपए की राशि, पहली कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 10,300 और 2 रुपए आ जाना चाहिए। तो आप बताओ 16,000, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT बटे में 100, और इधर भी आ जाएगा PRT बटे में 100। ये पहली प्रकार का, ये पहली प्रकार का, ये दूसरी प्रकार का, ठीक है। और बराबर में आ जाएगा आपके 10,302। अब आप बताओ प्रिंसिपल जो पहली कंडीशन में था वो कितना था? पहली कंडीशन का जो प्रिंसिपल था वो था 16,400। 16,400 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, वो R है, और जो 3 वर्ष का टाइम था बटे में 100, प्लस दूसरी कंडीशन में 18,000 इंटू रेट इंटू टाइम जो था वो था 4 वर्ष का, और बटे में 100 बराबर आ जाएगा आपका 10,302। तो भाई यहां से क्या करें, काटापीटी कर लेते हैं। 00 से आपका 00 कट गया, ये 00 से आपका 00 कट गया। उसके बाद है, अब किसको काटें, R अगर यहां से मैं कॉमन ले लेता, R अगर यहां से मैं कॉमन ले लूं तो भाई इधर बच जाएगा आपका 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, और 18 और 1 19, 1 3 और 1 4, प्लस इधर बच जाएगा आपका 18 चौक 72 720, और बराबर में दे रखा है आपको 10,302। तो रेट जो आ जाएगी भाई वो आ जाएगी 10,302 डिवाइडेड बाई 2, और 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 7 4 11 और 1 1212, ठीक है। 1212 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो 1212 का 10%,
अगर इसको मैं 10 से गुणा करूं तो 12,120 आएगा। अगर इसको मैं 9 से गुणा करूं, अगर 1212 को मैं 9 से गुणा करूं, अगर पहाड़ा 9 बार बोलूं तो 12 नाम का 108, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 और 1 19 और 1 10, तो ये 10,908 आएगा। यानी इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो 9% से कुछ कम आएगी। 9% से कम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा ये 2 है। अगर इस 12 को मैं 8 से गुणा करके देखता तो ये आता 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 दूनी 16 6 1 ये 9, ये आता 9,609। यानी 8% और 9% के बीच में होगी, तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8.5%। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते थे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का था। एक सवाल सिंप्लीफिकेशन से जरूर आ रहा है इसमें, तो इसको आप जरूर पढ़कर जाइएगा। 4 ऑफ मतलब गुणा 14.4 इसमें भाग दे दीजिए आप 9 का, प्लस 16 चौक 64, जब इसको आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 0.64। अच्छा एक छोड़कर पॉइंट लगेगा, 16 चौक 64 6.4, 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, 9 छंग 54, तो ये आ गया। अच्छा इधर देखो ये 16 चौक 64 कोई 25 माइनस 16 चौक 64 6.4 और प्लस 6.4, इसका मतलब इससे कट जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 25। ठीक है, यहां से आपको करना यही था कि भाई सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद गुणा सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ऑफ था मेरा, तो गुणा कर देंगे इसको, उसके बाद भाग सोल्व करोगे, फिर गुणा सोल्व करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में बी की गति ए की गति की 3 गुनी है। यानी अगर स्पीड का रेशियो देखा जाए ए और बी का, भाई बी की जो स्पीड है वो 3 गुनी है ए से। यदि बी काम को 28 दिन में पूरा कर देता है, अभी चल रहा है अपना टाइम एंड वर्क जो है वो खत्म हो गया, उसमें मैंने आपको खूब अच्छे से समझाया है कि भाई स्पीड अगर देखी जाए तो इसकी 1 की है और इसकी 3 की है। बी अकेला 28 दिन में कंप्लीट कर देता है, 28 दिन में, तो भाई पूरा काम जो है वो कितना हो जाएगा, भाई स्पीड को टाइम को आपस में गुणा कर दूं, ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। आपसे पूछा है यदि दोनों को एक साथ काम पर लगाया जाता, अगर दोनों ही एक साथ काम करते, दोनों अगर एक साथ काम करते तो भाई काम कितने दिन में खत्म हो जाता। तो एक बात बताओ, दोनों की मिलाकर जो स्पीड आती ए और बी की, क्या वो 3 और 1 4 आ गई क्या? और 4 की स्पीड से अगर ये काम करना होता तो 4 स्थान 28 7 या 21, यानी 28 गुणा 3 काम करना होता 4 की स्पीड से, 4 स्थान 28 7 या 21 दिन में जो है वो इस काम को कर देते। यानी आप केवल इस फॉर्मेट से आंसर दे सकते हो, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात जो है वो 3:5 और 9:7 है। ये 2 पात्र हैं, ये ए है और ये बी है, इसमें है 9:7। विलेनो ए और बी को 2:3 में मिलाया गया, यानी इसकी मात्रा ली है 2 तो इसकी मात्रा लेनी थी इनको 3। परिणामी विलयन में अम्ल और पानी की मात्रा क्या होगी, यानी जब इन दोनों को मिलाया जाए तो जो परिणामी मिश्रण होगा उसमें इनकी मात्रा क्या होगी, यह आपसे पूछा था। एक बात बताओ, इन दोनों को मिलाऊं तो ये है 9 7 16, ये है आपका 8। ठीक है, तो क्या करें हम, कैसे किया जाए इस सवाल को, क्या कोई उपाय है इसका? हम ये कर सकते हैं कि भाई ये जो 2 है, इस 2 में से 3/8 भाग अपने को निकालना था। अगर मैं ए को देखूं, ये अम्ल था, ये अम्ल था और ये आपका पानी था। अगर मैं दोनों में से केवल अम्ल ले तो भाई ये 2 का 3/8 भाग, यानी टोटल 8 में से 3 भाग जो है वो हमने निकाल लिया। ऐसे ही आगे देखो आप, अगर इसमें अम्ल देखूं तो इसमें कितना है, 3 का 9/16 भाग अम्ल है। ऐसे ही अगर मैं पानी देखता तो भाई इसमें पानी जो था वो था 2 का 5/8 भाग, 2 का 5/8 भाग, और इसमें जो पानी था वो था 3 का 7/16 भाग। अब क्या करें, आप एलसीएम ले लीजिए, 16 आ जाएगा, 3 दूने 6, 6 दूने 12, प्लस 9 3 27, इधर आ जाएगा 16, 5 दूने 10 और 10 दूने 20 और प्लस 7 या 21। 16 से आपका 16 कट गया, 7 और 2 9 और ये 3। ऐसे ही इसको देखें तो ये 41, यानी 39:41, यही मेरा आंसर था। ये आपका बेसिक है, बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
नेक्स्ट सवाल था मेरा, ए बराबर है 2 गुणा 32 गुणा 5। ए बराबर जो आपको दे रखा था वो दे रखा था 2 गुणा 32 गुणा 5। बी जो दे रखा था वो दे रखा था आपका 34 गुणा 5 गुणा 7। और सी जो दे रखा है वो दे रखा है 22 गुणा 3 गुणा 7। इसका आपसे पूछा था एलसीएम। एक बात बताओ, जो एलसीएम होगा वो कोई ना कोई ऐसी संख्या आएगी ना जो इन सब का मल्टीपल हो, क्योंकि एलसीएम वही संख्या होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसके जितने भी फैक्टर हो उन सबका भाग जाना चाहिए था। तो वो 7 से भी विभाजित होनी चाहिए थी, वो 5 से भी विभाजित होनी चाहिए थी, वो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए थी, वो 22 से भी विभाजित होनी चाहिए थी, और 22 का मतलब है वो 11 से भी विभाजित होनी चाहिए थी। तो आप, एक तो तरीका ये था कि इसका एलसीएम निकालते पूरा, या आप इसको ऑप्शन काट के कर लेते। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं पढ़ाऊंगा तब देख लेना आप। बाकी आप तो ये देखो कि भाई जब ये जो ये 11 है 11 से विभाजित होनी चाहिए थी ना। क्या 5670 11 से विभाजित है? 11 पंजे 55 नहीं है, 11 तिया 33, 4 बच गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 11 एकम 11, 11 तिया 33, ये भी नहीं है। तो ये सवाल जो है वो एसएससी ने इसके सारे ऑप्शन जो है वो गलत दे रखे हैं, इसका आंसर इनमें से एक भी नहीं है। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है। आप अब आप कहोगे सर एसएससी जैसी बड़ी संस्था है, क्या वो भी गलत दे सकती है? बिल्कुल गलत दे सकती है, क्योंकि वो लोग आपकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि इस बच्चे में कितना दिमाग है। कई बच्चे क्या होते हैं कि मेरा तो एलसीएम एचसीएफ जबरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ है, मैं तो इसको करूंगा ही करूंगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन के भी एक ही नंबर है और अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनका भी एक ही नंबर है। एक नंबर के लिए आप अपने 10 मिनट खराब क्यों करो भाई? अगर ये गलत है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है? समझ गए बात को आप? तो गलत सवाल आ सकता है, आपको सावधानी पूर्वक करना है इसको। नेक्स्ट, अगला सवाल हमारा सिंप्लीफिकेशन से था। -5 ऑफ का मतलब होता है का, यानी गुणा, और -45, ठीक है? इसमें भाग देना था अपने को -15 का, माइनस, ये माइनस का 3 था, ये जो -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस 5 से देखो इसको काट लो, 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है? उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग क्या कर सकते थे कि भाई ये माइनस से ये माइनस कट गया, 5 दिया 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो माइनस का 15 प्लस 3 प्लस 1/3। अब क्या किया जाए भाई? तो अब हम लोग ये कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 3, 15 दिया 45, 45, और इधर आ गया +9 और +1, 9 और 1 10 हो गया ये। तो 10 जब इसमें से घट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 35/3। तो भाई माइनस तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ऊपर बच जाएगा आपका 2/3, यानी -11 से ही 2/3 जहां कहीं दिखे उसको आप टिक कर दीजिए। एक आयताकार मैदान का भुजाओं का अनुपात जो है वो 3:2 है। आयत मतलब होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोले तो ये जिसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर हो, तो ये है 3:2 में। और इसका परिमाप जो है वो 600 मीटर है। इसका परिमाप मतलब है आप यहां से शुरू होइए, यहां तक जाइए, फिर यहां तक, फिर यहां तक, यहां तक, यानी इसकी जो परिधि है उसकी बात हो रही है। तो भाई इस आयत का जो परिमाप होता है, पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भाई परिमाप है 600, 2 लंबाई, अब 3 और 2 थोड़ी रख सकते हो, मैंने मान ली कि 3x है और ये 2x है, तो ये हो जाएगी 3 और 2 5x। तो भाई 5 दूनी 10, इससे 0 कट गया, यानी x की वैल्यू आ गई 60। जब ये आप इसमें रखोगे 3 × 60 और 2 × 60, तो ये हो जाएगी 36 18 180, और ये हो जाएगा 120, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 180 और 120 है। अब इसने अपने से कहा था एक वर्गाकार मैदान है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल का 6 गुना है, यानी जो वर्ग का एरिया होगा, वर्ग का एरिया जो है वो आयत के एरिया का 6 गुना है। अब एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी 6 गुना है, यानी इसके पास बेचारे के पास 10 रुपए हैं, इसके पास 60 रुपए है, 6 गुना है ये ऑलरेडी। तो इसको बराबर करने के लिए किसको 6 से गुणा करें? इसको, तो इसको गुणा कर दीजिए आप 6 से। तो भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का एरिया। आधार का एरिया जो है वो कैसे निकलेगा? आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल है सॉरी, वो कैसे पता करते हैं? वो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो भाई लंबाई है 180, 120 × 6। अच्छा ये इसका स्क्वायर है,
स्क्वायर करने के लिए हम लोग जो है वो रूट कर देते हैं इसका। अगर हमें केवल भुजा बतानी है, हमें केवल भुजा बतानी है तो हम इसका रूट कर देते हैं, इससे ये स्क्वायर हट जाएगा। अच्छा 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 दूने 18 और 18 दाएगा 90। ऐसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 2 गुणा 10 और ये 6 है ही। अच्छा जोड़े देखो आप, ये भी रूट में है, तो यहां से मैं कह सकता था, इससे तो ये हट गया, भुजा बराबर आ जाता रूट में। देखो 9 एक बार तो ये रहा और 9 नहीं है, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसे अगर 2 को देखो तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये 10 और 10 है तो इसको 10 का स्क्वायर लिख देते हैं, और ये 6 और 6 है तो इसको 6 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्या करें, आप देखो ये सब कट गए इससे, तो यहां से इसकी जो भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी भाई 3 दूने 6, 6 6 36, 360। 360 है कहीं? अच्छा परिमाप पूछा है आपसे भी, तो वर्ग की भुजा आई 360, आपसे जो पूछा है वो परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या हो जाएगा भाई, वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का पैरामीटर जो है वो हो जाएगा 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना कर दीजिए आप 360। 0 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 1440 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। अगला सवाल बड़ा अच्छा था सिंप्लीफिकेशन का, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, फिर भी नहीं हो तो मैं आपको बता ही रहा हूं इसको। सवाल ये था कि भाई 5/6, 5/6, पहले ऑफ को सोल्व करते हैं अपन। भाजक 5/6, ऑफ मतलब का, और ये 5/6 गुणा, इसके गुणा में जो था, अच्छा पहले ये बड़ा अच्छा सवाल था ये, गुणा 1 से ही 2 ये जो है इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 2 5/3 प्लस देखो 3/4 में भाग देना किसका, 4/3 ऑफ, ऑफ मतलब गुणा, 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस 1 सही 1/2 जो है वो है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 और माइनस 5/6, और इसमें भाग देना था आपको 3/4 का। ये आपको सवाल दिया हुआ था। ठीक है सवाल बहुत लंबा हो गया। अब आप बताओ कि भाई सबसे पहले ये जो ऑफ था, पहले इस टर्म को सोल्व करेंगे, और उसके बाद में हमारा जो नियम है वो बोर्डमास ये कहता है कि सबसे पहले आप ऑफ को सोल्व करें। ऑफ इसमें 2 जगह आया था, एक तो यहां आया था और एक यहां आया था, तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। सोल्व कैसे करें, ये 5/6, इसमें भाग देना था आपको 5/6 गुणा 5/6 का, और ये गुणा में आ जाएगा ऐसा कैसा। ठीक है 5/3 प्लस ये देखो 3/4 है, 3/4, और इसने कहा था भाग 4/3, यानी ये दोनों गुणा में आएंगे आपस में, तो इस पूरे में आपको भाग देना था किसका, 4/3 गुणा 3/2 का, माइनस 3/2 माइनस 5/6, और इसमें आपको भाग देना 3/4 का। क्या क्या करें, देखो इससे ये कट गया, ये 6 ऊपर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 6/5 गुणा 5/3 प्लस ये 3/4, 3/4, और ये 4 और 4 ये आपस में गुणा हो जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे दोनों, ये 3 गुणा 2 ऊपर चला गया, और यहां आ गया आपका 4 गुणा 3 माइनस 3/2 माइनस 5/6 तो है, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ऊपर चला जाएगा आपका ये 4/3। काटा पीटी कर लीजिए आप, जैसे देखा जाए 3 से 3 कट गया, 2 दूने 4, और इधर देखें तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, ये 5 से 5 कट गया, 3 दूने 6, यानी यहां बचा आपका 2 प्लस ऊपर बचा 3, नीचे बचा 8, माइनस 3/2 माइनस देखो 5 दूने 10 और ये 9, 10/, आप एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा ऐसी संख्या जिसमें 9 और 8 दोनों का भाग चला जाए, तो वो है 72। 72 तो भाई ये 72 दूने 144 प्लस देखो 8 नाम 72, 9 × 27 माइनस 2 से काटो इसको तो ये 36 बार, 2 से काटो तो 36 बार, 36 दिया 108 माइनस 9 8 72, तो ये आ जाएगा आपका 80। तो भाई 144 और 27, तो ये हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल 1,
4 2 6 और एक साथ 171, और ये आ जाएगा 188, और बटे में आ जाएगा आपका 72, तो बराबर में आ जाएगा आपका 7 1 माइनस का 17/72। ये हमारा आंसर है, ये जहां कहीं दिख जाए यही। और इस सवाल को करने का इससे अलावा कोई तरीका नहीं है, मतलब आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो देना है कैलकुलेशन पर, अगर सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 15% साधारण ब्याज दर पर 5/1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, यानी अमाउंट जो मिल रहा है कितने परसेंट पे, 15% की दर से 5.5 साल का जो मिल रहा है, राशि इसने नहीं बताई, प्रिंसिपल जो भी था वो पी था, समान धनराशि पर, समान धनराशि पर समान दर पर, यानी कि दूसरा एक जो पैसा है उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम तो प्रिंसिपल है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, लेकिन टाइम जो था वो इसमें 10 ईयर्स था, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका 1755, ये आपको दिया हुआ था। क्या करें बताओ, सिंपल सी बात है, आप 100 मान लो, प्रिंसिपल 100 मानोगे तो भाई पहले केस में, अगर मैं फर्स्ट केस देखूं तो 100 रुपए पे 15 रुपए एक साल का मिला, 5.5 साल का कितना मिल जाएगा, 15 5 75 रुपए, तो ये हो गया 7.5 और जोड़ दो तो 82 रुपए जो है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इसमें 100 रुपए और जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा, यानी 182 रुपए 50 पैसे मिलेगा पहले रकम पर अमाउंट। दूसरा केस क्या हो सकता था कि भाई प्रिंसिपल जो है मैंने 100 माना, 15% है तो 15 रुपए, और 10 साल में ब्याज मिल जाएगा 150 रुपए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 1755 वास्तव में दे रखा है, अनुपातों में देख लो कितना है, तो आप कहोगे 32.50 है, तो भाई 1755 जो है वो वैल्यू है 32.5 की, 100 की वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट हटा लीजिए, ऊपर 0 लगा लो, 5 से काट लो आप, 5 छंग 30, 5 25, 5 दूने 10, 00, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 4 बच गया, 13 दूने 26, 13 3 39, और 13 पंजे 65, फिर 5 से काट लो, 5 दूने 10, 5 7 35, 27 दूने 54, तो 5400 जो है वो मेरा आंसर है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, 6400 की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 4.5 वर्ष में 8848 हो जाती है, और साधारण ब्याज की समान दर पर 9000 की धनराशि जो है वो कितनी हो जाएगी, यानी पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करनी होगी। कैसे पता करें, 6400 रुपए रकम थी, मूल रकम जो थी वो 6400 थी, और टाइम जो है वो 4.5 वर्ष है, और यहां से आप अगर देखो ये इतनी हो जाती है, यानी अमाउंट जो हो गया वो 8848 हो गया। एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितना आ गया, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 48 4 2448 रुपए इंटरेस्ट आ गया, कितने साल में आया, 4.5 साल में, तो भाई यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको गुणा कर दो 100 से, जो मूल रकम है वो और टाइम से भाग दे लीजिए आप, कोई पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा, 0 लगा देंगे एक और, किससे कटे, 8 4 12 4 16 और 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 दूने 18, 9 दूने 18, 6 बच गया, तो 9 7 63 और 9 दूने 18, फिर 5 से 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 5 से काट लो 2 बार, 2 से काटा 32 बार, अब कट जाएगा, 21 से कटेगा, और चेक कर लेते हैं, 16 एकम 16, 4 से काट लो, 4 8 32, 4 छंग 24, और 4 8 32, फिर 8 दूने, तो ये आ जाएगा 68/8, 8 आउटी 64, और 4 बच गया, 8 पंजे 40, यानी 8.5% जो है वो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो भाई यहां से मुझे क्या करना होगा, अब की बार प्रिंसिपल दे रखा है 9000, कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट बताना है, तो पहले ऐसा ही पता कर लेते हैं, 9000 रुपए रकम है आपकी, तो 5 दूने 10, और 10 और 2 12, 12/5 जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम जो है वो कितना है आपका, अच्छा ये टाइम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.5% है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट पता कर लेते हैं, पॉइंट हटाओगे तो ये आ जाएगा, 1 0 और लग जाएगा, 5 से काट लीजिए आप, 5 एकम 5, 5 7 35, 3 0 से आपका 3 0 कट गया, 12 नाम का 108, सिंपल इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 108 गुणा 12, सॉरी
12 नाम तो 8, हाँ ये गुणा 17 से, तो 17 8 है 136, 136 हो जाएगा कि 6 हासिल 13, ये 3 17, 1736 रुपए जो है वो ब्याज का बनेगा। 9000 रुपए ऑलरेडी था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 9000 प्लस 1736, ये आ जाएगा आपका 736, 9 और 1 10, 736 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो कारें हैं, एक तो चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और एक चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों जो है वो आमने सामने आ रही है ऐसे, एक दूसरे की ओर चल रही है। उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी टाइम जो है वो 12 मिनट है, क्योंकि 12 मिनट बाद जो है वो एक दूसरे से मिल जाएगी। तो भाई यहां से एसटीडी लगा देते हैं, ये एक ही फॉर्मूला है समय गति के लिए, ठीक है ना, बाकी तो कोई स्पेशल केस है उनमें स्पीड जो आ जाएगी वो दोनों की मिलाकर आ जाएगी 45 प्लस 70। अच्छा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, हमसे जो पूछा है वो अच्छा किलोमीटर में पूछा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टाइम जो है वो 12 मिनट, तो 12 मिनट को भी घंटे में चेंज कर लेते हैं, बटे में 60, कितनी डिस्टेंस होगी ये आपसे पूछा था, तो डी आ गया। तो भाई 70 और ये 45, 7 4 11, 115 गुणा 12 बटे में 60, 12 पंजे 60, 5 से काट लो, 5 दूने 10, 5 एकम 5, तो डिस्टेंस जो आ गई वो कितनी आ जाएगी 21 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो अर्धगोलाकार अर्धगोला जो होता है वो ये होता है, ठीक है, ये होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो एक गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका जो होता है, अब अगर ये आधा गोला है तो आपके हिसाब से इसका आधा होना चाहिए था, आधा नहीं होता, इसका जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई अगर जब हमने इसका आधा कर दिया तो वो 4 पाई आर स्क्वायर था, पहले तो इसका आधा कर दिया हमने तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये मैं वो टेक्निक बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, मेंसुरेशन भी करवाऊंगा मैं आपको कि ये याद हो जाए, आपको पूरी मैथमेटिक्स और पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी तो मेरी तबियत थोड़ी सी नरम है इसलिए थोड़ा सा इशू है। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, और ये जो है ये एक वृत्त है अपने आप में, ठीक है, तो इसका और एरिया आ जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था आपसे, तो भाई 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 पाई मतलब 22/7, रेडियस जो दे रखी है आपको 14 दे रखी है, 2 बार लिख दो, तो 22 दूने 44, 44 और 42, 44 और 42 को गुणा करना था, तो भाई 43 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1849, तो 1848 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, 1848। आप इकाई का अंक भी देख सकते थे, 4 दूने 8 होगा, जो कि एक में ही है, बाकियों में है ही नहीं, मैं भी क्या कर सकता हूं। 19 संख्याओं का औसत जो है वो 36 है, 46 है। 19 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपको दिया हुआ है 46, तो भाई टोटल कितना हो जाएगा 46 गुना 19, 114 की 4 हासिल 11, 1976 और 11 ये हो जाएगा आपका 87, 874, ठीक है। और अगली 6 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का औसत तो 49 दे रखा है आपको, फर्स्ट जो 5 नंबर्स हैं पहली 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है आपको वो दे रखा है आपको 49, तो भाई योग क्या हो जाएगा यहां से 5 25, 250 में से 5 कम कर लो 245, और अगली 6 संख्याएं जो 6 संख्याएं हैं इनका एवरेज जो है वो है 54, तो भाई यहां से टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 54 गुणा 6, 6 चौक 24, 4 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 324, तो भाई 324 और 245 अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इन 6 और 5 11 संख्याओं का। आपसे 6 संख्याओं का पूछा है, तो एक बात बताओ, ये जो 11 संख्याएं आ गई, ये जो 11 संख्याएं आ गई, 11 संख्याएं, इनका योग क्या हो गया, ये हो गया आपका 324 प्लस 245, 5 4 9, 4 और 2 6, 3 और 2 5, तो शेष संख्याओं का योग पता कर लेते हैं। तो भाई टोटल 874 था, उसमें से 569 घटा दो आप,
ये आ जाएगा 9 और 5 14, 1 7 में 7 गया 0 और ये 3, 305 आ गया। और संख्याएं कितनी बच गई? 5 और 6 11 तो आई गई थी, तो 8 संख्याएं और बच गई थी। तो भाई एवरेज जो होता है वो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 8 संख्याएं हैं, 8 3 24, 6 बच गया, 8 7 56, 8 8 64, 38 पॉइंट कुछ आएगा, तो 38.1 ही है। ये दोस्तों हमारा पेपर था। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप देखते रहिए, दोस्तों के साथ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।